अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। सेनेट इंतखाबात का मैदान सज चुका है। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका, लेकिन अब तक ये नहीं तय पाया कि ये इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया रायशुमारी से। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने हाल ही में 2018 के सेनेट इंतखाबात में मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियोज़ का हवाला भी दिया और साथ ही रिमार्क्स दिए कि यह मुमकिन है, बड़े अहम रिमार्क्स हैं नाज़रीन, कि इलेक्शन खुफिया हो लेकिन शिकायत पर वोट की जांच पड़ताल हो सके। इस केस में कल इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया गया है, जिसके बाद ही कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस वक्त हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है और उसकी वजह यह है कि तरीके इंसाफ में सेनेट इंतखाबात के लिए जिस तरीके से टिकट्स तकसीम हुए उस पर सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात खुद अपनी जमात के कारकुनान, रहनुमा, मेंबरान असम्बली उठा रहे हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी की जानिब से इख्तिलाफात के बाद टिकटों की तकसीम पर नजरसानी का फैसला करना पड़ा। यह मामला नाज़रीन तब शुरू हुआ जब बलूचिस्तान से, जहां एक ऐसे शख्स को पार्टी टिकट दी गई तहरीक इंसाफ की, जो चंद दिन पहले ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। लेकिन यहां आपको यह बताते चलें कि वो शख्स ऐसे जब शामिल हुए, खुद बलूचिस्तान की तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं था कि ये कौन शख्स हैं, कब पार्टी में शामिल हुए। और ये इल्ज़ाम लगा कि इस टिकट की वजह नज़रियाती नहीं बल्कि कुछ और है। कुछ 70 करोड़ रुपए की बात हुई जो खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी उठाई। बड़ी बात में ये मामला हमने गुज़श्ता जुमेरात को से पहले काफ़ी तफसील में उठाया। अनलेस के खान साहब वहाँ पे इंटरवीन करें और वो टिकट अपनी पार्टी के वो खुद जारी करें, ये तकरीबन सौदा हो चुका है। देखिए, ये बात ऐसी है जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करूंगा। मैंने देखिए, चूंकि इसका ताल्लुक तो आपकी पार्टी से नहीं है, पीटीआई के जो बलूचिस्तान के बड़े अहम लोग हैं उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा कि बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, लेकिन नथिंग वी कैन डू। टिकट हमने डिसाइड नहीं करना, पार्टी हमारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिसाइड नहीं कर रहे। देखिए, ये ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर पीटीआई के कोई तर्जुमान आकर इस पर कोई ऑफिशियल पोजीशन लेते या उनकी जो सूबाई क़यादत है वो इस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ के सामने आती तो बेहतर था। लेकिन आज भी मेरी खुशगुमानी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। ठीक है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, बदकिस्मती से दिस इज़ द बैड कल्चर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है हमारे, बुरा दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर किसी से मैं उम्मीद रखता हूं तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है। अब बड़ी बात की नाज़रीन, ये क्लिप काफ़ी वायरल हुए, कुछ मैंने खुद ट्वीट्स की वो भी वायरल हुई और बात वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंची, जिन्होंने अब्दुल कादिर साहब का टिकट वापस लेने का फैसला करके बलूचिस्तान से पार्टी के कोर रहनुमा को दे दिया। अब बात करेंगे बलूचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर भी सवाल उठे। सिंध में पार्टी की जानिब से गवर्नर को ख़त लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट देने पर बड़े अहम सवाल उठाए गए। मेरी खुद अब से कुछ देर पहले सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान कौमी असम्बली से बात हुई, जिनके बकौल अगर फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू के टिकट तब्दील नहीं किए गए और कारकुनान को नहीं दिए गए तो ना सिर्फ हम फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू बल्कि इस्लामाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार हफीज शेख साहब जो कि मुशीर ख़जाना भी हैं, उनको भी हम वोट नहीं देंगे। बड़ी ये ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए। फैसल वाडा पर अब इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले कागजात नामजदगी में दोहरी शरीयत से मुतालिक गलत बयानी की और इसी बिना पर उनके खिलाफ नाअहली का केस गुज़श्ता 2.5 साल से ज़ेर समात है। लेकिन वो केस में जवाब देने से मुसलसल कतरा रहे हैं। ऐसे में उनको सेनेट का टिकट देने पर खुद उनकी जमात ने सवाल उठाया कि अगर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया गया कोर्ट की जानिब से आगे चलकर, तो पार्टी सेनेट की ये सीट ज़ाया कर देगी और कौमी असम्बली की सीट ज़ाया हो जाएगी। दोबारा इंतखाबात उस पर करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के मुताबिक सैफुल्लाह अबड़ू, जिनको टेक्नोक्रेट सीट का टिकट दिया गया, वो नैब में केसेस का सामना कर रहे हैं और पार्टी में सिर्फ 2 साल पहले शामिल हुए। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि सैफुल्लाह अबड़ू जो है वो मुबैना तौर पर करप्ट हैं, पार्टी में चंद ताकतवर अफराद के एटीएम के तौर पर मशहूर हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत से जो है वो काफ़ी उनके करीबी मरासिम है। ये
हम नहीं कह रहे बल्कि खुद तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा कह रहे हैं। मेरी 3 मेंबरान असेंबली से बात हो रही है, तीनों तकरीबन यही बात कर रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ सिंध की जानिब से ख़त लिखा गया है उस ख़त पर भी दस्तखत मौजूद हैं। कुछ ऐसा ही मामला खैबर पख्तूनख्वा में है जहां 2 ऐसे अफराद को टिकट दिए गए हैं जो मुतनाज़ हो चुके हैं। उनमें से एक उम्मीदवार फैसल सलीम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने टैक्स चोरी और गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार की जो है तहकीकात का सामना किया। और इसी मामले पर पीटीआई के अरकान असम्बली ने एहतजाज किया कि फैसल सलीम का टिकट जो है वो कैंसिल किया जाए। आज उन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात की। बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक पीटीआई पेशावर के अरकान असम्बली ने पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल उठाया कि केपी के गवर्नर शाह फरमान की सिफारिश पर मेरिट को नजरअंदाज करके इस शख्स को किस बुनियाद पर टिकट दिया गया। जिसके बाद इमरान खान ने अरकान असम्बली को तलब किया, जहां शिकवा किया गया कि पैसों को मेरिट पर फोकियत दी जा रही है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बददिल हो रहे हैं क्योंकि पार्टी के बुनियादी मंशूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन फैसल सलीम के करीबी जो एक रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता करके रिक्वेस्ट किया कि आप प्रोग्राम में हमारा वर्जन शामिल करेंगे। फैसल सलीम का इलिसिट जो टोबैको ट्रेडिंग है उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना टैक्स एवेजन से कुछ ताल्लुक है, तो उनका वर्जन शामिल किया जा रहा है। उसमें मैंने उनको खुद मैसेज भी किया कि आप आएँ और प्रोग्राम में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं अपना वर्जन दे दें। अभी तक मैं उनके मैसेज के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो केपी के एमएनएस से आज मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने उनके जो एतराज़ात सुने, बड़े वैलिड एतराज़ात। उसके बाद उन्होंने बोर्ड का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया जहां फैसला हुआ कि टिकट्स पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने यकीन यहां पर दिलाया कि पार्टी टिकट मेरिट पर दिए जाएंगे, पैराशूटर्स को नहीं। मस्बत बात है, लेकिन अहम सवाल यहाँ पे ये है कि ये यकीन दहानी शिकायत सामने आने पर ही क्यों करवाई जा रही हैं, क्योंकि एलिजिडली केपी में भी 2 टिकट्स ऐसे हैं जहाँ पर खुद केपी के इलेक्टेड सिटिंग पीटीआई के एमएनएज ने मुझे बताया है कि मुबैना तौर पर काफ़ी बड़े बड़े करोड़ की बात हो रही है। वो 70 करोड़ की तो बात नहीं कर रहे बलूचिस्तान जैसी, लेकिन फिर भी 20-25 करोड़ की ट्रांजैक्शन उनका इल्ज़ाम ये है कि इन्वॉल्व है। तो चाहिए यह कि वज़ीर आज़म साहब ना सिर्फ खुद तहकीकात करें बल्कि इन टिकट्स के सारे मामलात वो अपने हाथ में जो हैं वो ले लें, क्योंकि टैक्स चोरी हो या नैब ज़दा अफराद हो, उनको जब टिकट अलॉट किया जाता है तो होना तो ये चाहिए कि उसी वक्त जांच पड़ताल की जाए। क्या ये फैसले वज़ीर आज़म साहब की गैर इल्मी में हुए या सिर्फ पार्टी में इख्तिलाफात सामने आने के बाद नज़रसानी के फैसले हो रहे हैं, क्योंकि यही फैसले अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। आज मरियम नवाज ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का फ़ायदा पीटीएम को हो सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुत्तफ़िका कैंडिडेट हैं और पीडीएम ने यह फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुत्तफ़िका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? जो मैं हालात देख रही हूँ ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। पीडीएम को तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का फ़ायदा हो सकता है या नहीं, इस पर प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बड़ी तफसीली हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये वाज़ेह है कि हुकूमत में एक परेशानी की लहर मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त सिंध में है, इख्तिलाफात दूर करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म आज पंजाब के एक ऐसे MPA से भी मिल रहे हैं जिन्होंने 3 दिन पहले बड़ी बात में ही सेनेट इंतखाबात में पार्टी को वोट ना देने का ऐलान किया था। इस सारे मामले पर हम बात करें। ऐसे ही तहरीक इंसाफ के MNA जो फैसल वाडा और अबड़ू साहब को सेनेट टिकट दिए जाने पर नाराज हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। शकूर शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और उनके करीबी साथी भी सेनेटर फैसल जावेद भी, उनसे तफसीली गुफ्तगू हम कर रहे हैं। शकूर शाद साहब, मेरी खबर यह है कि ना सिर्फ फैसल वाडा बल्कि सैफुल्ला अबड़ू को जो टिकट वहां से दिए गए हैं, बड़े शदीद एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और 3-4 MNAs ऐसे हैं जो कि ये कह चुके हैं कि हम ना सिर्फ इन दोनों को वोट नहीं देंगे बल्कि सेनेट में हफीज़ शेख साहब को भी हम वोट नहीं देंगे। तो ये मतलब ये क्या हो रहा है वहाँ पर, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं? देखिए जी, वर्कर्स जो है ना वो किसी भी पार्टी में रीढ़ की हड्डी होते हैं, और मैं खुद बेसिकली एक वर्कर हूँ कि वडेरा जागीरदार नहीं
कोई खान नहीं, मैं कोई मलिक नहीं, तो मैं वर्कर हूँ। अगर मैं वर्कर्स के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? तो हमने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ और वर्कर्स के साथ रहना और उनको इज्जत देना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। दूसरी बात ये कि हम समझ रहे हैं कि सिंध में ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे लोग जिन्होंने बुरे दिनों में मुसीबतें सही हैं, तकलीफ झेले हैं, उनको क्रिकेट का मौका दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि फैसल वावड़ा हो या बड़ो हो। अगर फैसल वावड़ा किसी वजह से कौमी असम्बली की सीट छोड़नी पड़ रही है तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर अदालत से उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो कल ऐसा होगा कि दोबारा बाई इलेक्शन अगर आप असेंबली से कराएंगे तो उस वक्त आपकी पोजीशन नहीं, फिर ये सीट आपके हाथ से फिर निकल जाएगी। तो पार्टी इंटरेस्ट में भी ये बात है कि इस वक्त होश से फैसले किए जाए, जोश से नहीं। और उसके लिए जरूरी है कि अगर अबड़ो साहब के खिलाफ भी अगर कोई पार्टी के सीनियर लोग, जतोई फैमिली है, भुट्टो फैमिली हो गए या दूसरे लोग हैं, हुसैनी साहब हो गए, इसके अलावा 3 जोनों ने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने उन लोगों को अहमियत देनी चाहिए, उनकी राय को। और अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता तो मैं समझता हूँ मैं बैर पकड़ी तो नहीं हूँ कि वो चुप करके बैठ जाए। अगर ये हम आप ज्यादती करेंगे अपनी पार्टी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इदारों के साथ, क्योंकि हम जिस प्रोसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं उस वक्त मुल्क एक दोराहे पर है। मुल्क को एहतसाब के नाम पे लोगों ने वोट दिए खान साहब को। अब मैं उनके एहतसाब के इस नारे के साथ मुत्तफिक होकर मैं पीटीआई ज्वाइन की है। हम समझते हैं कि यहाँ अब पैसे की सियासत नहीं हो, यहाँ गरीब वर्कर की इज्जत हो, और गरीब वर्कर की इज्जत होगी तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। अच्छा शकूर शाह साहब, ये बताइए कि जो असल एतराज है वो इस पर है कि आपने वर्कर्स की बजाय फैसल वाडा साहब को और सैफुल्लाह अब्दुल साहब को क्यों टिकट दिया? और आप तो बड़ा खुल के ये बोल रहे हैं। और मेरी 3 MNA से बात हुई है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी ऑन एयर नाम लेने की, लेकिन उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि हम वोट नहीं देंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये कि फैसला अगर वापस नहीं होगा तो फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है? देखिए, हमने पार्टी को यही कहा है कि हमारे पास एक जमहूरी राइट होगा हमारा अपना, कि मैं अपना वोट जो है ना उस दिन फिर कास्ट नहीं करूंगा। कास्ट करने जाऊंगा तो कहीं ऐसा इल्जाम ना लगे कि शायद मैंने किसी और पार्टी से कोई बात की है या कोई बार्गिंग करने के चक्कर में मैंने ये स्टैंड लिया। मेरा स्टैंड सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने वर्कर्स को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। वर्कर की इज्जत हमें सबसे ज्यादा अजीज होनी चाहिए। हमें देखिए, फैसल वाडा से मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। फैसल वाडा इतने 2.5 साल से उसके असेंबली की हाजिरी आप चेक करें, आपको 10 से 15% उसकी हाजिरी मिलेगी। वो बड़ी मुश्किल से असेंबली में आते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 2.5 साल में हमारे किसी एक MNA का कोई एक रत्ती बराबर काम भी नहीं किया। मैंने उससे एक गाड़ी उस पानी की 6 तरह की सप्लाई लाइन के साथ जो पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ से पंचर हुए हैं, मैंने कहा था कि वो वहाँ से पानी चोरी हो रही है हमारी, और मैं लड़ी के लोगों को पानी की शिकायत है। तो उसने हर बार यही कहा कि इस बार मैं आऊँगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसने कभी गवारा नहीं किया या कराची आने के बाद हमसे रब्ता। तो शकूर साहब, अगर उनकी असेंबली में 10 से 15 आप ये कह रहे हैं, मैं मुझे खुद भी रिकन्फर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आपसे नहीं मिल रहे तो इसका मतलब कराची के जो अपने हलके के लोग हैं क्या वो उनसे वहां ज्यादा टाइम गुजारते हैं? ये मामला क्या है? किसी MNA से वो नहीं मिल रहे या चंद से मिल रहे हैं, कुछ से नहीं मिल रहे? नहीं, सारे MNA से, कोई किसी MNA से नहीं मिल रहे। वो अपना एक क्या भाव है, वो शायद उनके साथ वो क्या हो। देखिए, मैं उसके जात पे कीचड़ उछालने के बजाय मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पार्टी इंटरेस्ट में ये है कि कल अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं और 62, 63 की जद में आते हैं और उनको सेनेट की सीट भी रात धोना पड़ता है, तो आप ये बताएं कि नुकसान किसका होगा? PTI की एक सीट जो है वो जाया हो जाएगी। तो क्या हम ये रिस्क लें कि किसी एक शख्स की खातिर? हमें अशखास से ज्यादा इदारों को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने रवायात को मजबूत करना चाहिए। ठीक है। अच्छा शकूर साहब, यहाँ पे मेरा आपसे बड़ा अहम सवाल अब ये है कि आपके जो अभी ये ख्यालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, मेरी तो 3 MNA से आपकी बात हुई, आप तो खुल के ऑन एयर ये बातें कर रहे हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन कितनी तादाद होगी जो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो MNAs हैं जो कि वोट देंगे और वो तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है सेनेट इंतखाबात में? कितने अंदाज़तन होंगे? देखिए, हम बेसिकली हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारी पार्टी को नुकसान हो, तो कोई नहीं चाहेगा कि तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हो। इसलिए एक जमहूरी अंदाज में और मज़े की बात है कि मैं इससे पहले भी पार्टी में रहा हूँ,
लेकिन हमें जिस तरीके की बात बोलने की आज़ादी तहरीक इंसाफ में है, उसका फायदा उठा के हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और हमें जिस तरह से वर्करों ने अप्रिशिएट किया इस बात पर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने बलूचिस्तान का जब अब्दुल कादिर के नाम पर एतराज हुआ वहां पर, तो मैंने पार्लिमानी ग्रुप में पहला आदमी मैंने था जिसे पार्लिमानी ग्रुप में ही आवाज उठाई, और मैंने कुछ बहुत जिम्मेदार लोगों से भी रब्ता किया था। और हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं कि लेकिन मैं बीइंग ए बलोच, मैं सिर्फ लहरी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सिंध में नहीं शकूर शाह साहब, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, आप जिस तरह कह रहे हैं वर्कर्स खुश हैं, तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी सिंध की, जो कि मेंबरान असम्बली हैं, वो चाहते हैं कि ये टिकट्स वर्करों को दिए जाएं? इन दोनों बहुत सारे लोगों की राय है, बड़ी भारी अक्सरियत की राय है, ठीक है ना। तो वो यही चाह रहे हैं कि वो जो लोग जिन्होंने सारी अपनी जिंदगियां दी हुई हैं पार्टियों को, तो वो पार्टियों को चाहिए कि उन लोगों को ऐसे मौके पर इज्जत दे। ठीक, शकूर शाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, शकूर शाद साहब बड़ी अहम शख्सियत हैं कराची की। उसकी वजह यह कि बिलावल भुट्टो को ये शिकस्त दे के लियारी से इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। उन्होंने, आपने जिस तरह देखा, ऑन एयर ये कह दिया है कि अगर फैसल वाडा साहब और जो अबड़ू साहब हैं, सैफुल्लाह अबड़ू साहब, अगर उनकी बजाय कारकुनान को टिकट ना दिए गए तो वो सेनेट इंतखाबात में वोट ही नहीं डालेंगे। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 3 ऐसे MNAs हैं जो ये बाकायदा तौर पर मुझसे कह चुके हैं, नाम ना बताने की शर्त पर, कि वो सेनेट इंतखाबात में जो PTI के उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देंगे अगर ये टिकट तब्दील करके वर्कर्स को ना दिए गए। बड़ी ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। सेनेटर फैसल जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो हम जो सिंध और KP के जो टिकट्स हैं, जो एतराज़ात आपकी पार्टी के अंदर से हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फैसल साहब, जो ये ओपन बैलेट का मामला है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बड़े कॉन्फिडेंट हैं और होपफुल हैं कि कोर्ट जो है वो ओपन बैलेट के मामले में, ओपन बैलेट वाला जो है डिसीजन, वो PTI जो चाह रही है उनके फेवर में आएगा। वाई सो बैड, क्यों आप लोग ये चाह रहे हैं कि ओपन बैलेट ही हो? क्या वाकई आपको खतरा ये है कि PTI के अपने लोग अगर सीक्रेट बैलेट हो तो वो दूसरी तरफ जा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। एक तो मैं आपकी तारीफ करूंगा क्योंकि बहुत ही कमाल प्रोग्राम करते हैं आप, और मेरी आपके साथ शायद पहली मुलाकात है ऑन एयर, लेकिन बहुत ही आपके प्रोग्राम में लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, काफ़ी नॉलेज मिलती है और अच्छी डिबेट होती है। अब आते हैं सीक्रेट बैलेट के ऊपर। देखिए, बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो भी फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। जब इलेक्शन के अंदर नेशनल असेंबली का बाकी इलेक्शंस की भी प्रोसीजर दिए हैं, वहीं पे सेनेट का भी प्रोसीजर दिया हुआ है कि वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा। तो ज़्यादा तो चांस यही जी है कि हमें एक्ट जो हम इसीलिए ऑर्डिनेंस भी लेकर आए हैं कि क्योंकि स्केड्यूल तो जारी हो गया, तो अगर वो तरमीम की ज़रूरत एक्ट के अंदर करते हैं तो फिर तो हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो इफेक्टिव हो जाता है, फिर ओपन बैलेटिंग होगी। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है तो फिर जाहिर है इस बार सीक्रेट बैलेटिंग होगी। अच्छा फैसल साहब, अगर तो फर्ज करें सीक्रेट बैलेट, और देखें सीक्रेट और ओपन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी खबर है उसमें 3 से 4 जो सिंध से MNAs हैं PTI के, वो टिकट्स मिलने पर खुश नहीं है, और KP से स्पेशली पेशावर के जो MNAs हैं वो बिल्कुल नाराज़। और आपको पता होगा आज 1:30 बजे उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है। तो ये जो 8-9 लोग हैं ये शायद हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे, और उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इंटेंशंस अपने जाहिर भी किए हैं। तो ऐसा ना हो कि गिलानी साहब जो हैं वो इंतखाबात जीत जाएं और बड़ा एक अपसेट होगा तहरीक इंसाफ के लिए। वैसे आदिल साहब, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अपोजिशन वाले जो हैं उधर फूट पड़ सकती है, क्योंकि ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिनके बारे में आपके सामने है नवाज शरीफ क्या कहते थे, नून लीग के अंदर क्या, नून लीग में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे मौजूद हैं जो यूसुफ रजा गिलानी को शायद वोट ना दें। प्रॉब्लम उधर है, प्रॉब्लम इधर नहीं है।
इधर तो जाहिर है हमारे ये एडवाइजर हैं फाइनेंस के, एक्सेप्टेबिलिटी पहले से है, गवर्नमेंट में तमाम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। और वहां पर जो जॉइंट कैंडिडेट पर भी फैसल साहब होंगे, लेकिन ये जो आपके नाराज अरकान जो कि शदीद नाराज हैं और वो अभी आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में भी आना शुरू हो जाएंगे। आज रात से आप देख लेंगे जो साफ कह रहे हैं कि जी हमने वोट सेनेट इंतखाबात में बिल्कुल नहीं देना पीटीआई के उम्मीदवारों को। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि सबको मनाएं बुला के। देखिए जी, बात यह है कि पार्टी के फैसलों की जो पार्टी लीडरशिप जो फैसले करती है उसका सबको एहतराम करना चाहिए। अब सेनेट की लिमिटेड सीट्स होती हैं और सबको टिकट नहीं मिल सकती है, तो ज़ाहिर है एक बोर्ड बना, इस पे गुफ्तगू हुई और बहुत सी रिजर्वेशंस जो है वो एड्रेस भी हुई हैं। कई कैंडिडेट्स के अंदर रिजर्वेशंस थी जो कि नज़रसानी की गई, एड्रेस हुई हैं। अब हर जगह कहीं ना कहीं ये जमहूरियत का हुस्न है कि कंसर्न्स होते हैं, लेकिन ये कोई भी कैंडिडेट होता है, ये होते तो जब वो एक चीज फाइनल हो जाती है, जब अभी 2-3 दिन में जब चीजें बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी तो फिर जाहिर है पूरी पार्टी आपको मुतहद भी नजर आएगी और ये कंसर्न्स जो सामने आ रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और वोट अच्छा, करेंगे। जो अगर सिर्फ फैसल साहब सिंध की बात की जाए तो वहां पर एक तो वाडा साहब के नाम पर एतराज है कि जी ऐसा ना हो कि अगर जो वो नायली केस है अगर उसमें उनके खिलाफ फैसला आए तो पार्टी विल लूज अ सेनेट सीट और नेशनल असेंबली से भी वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरा जो सैफुल्लाह अबरू साहब का नाम है वो कहते हैं जी ये तो पीटीआई से ताल्लुक है ही नहीं, 1 साल पहले शामिल हुआ है और कुछ लोगों का वो एटीएम है। शकूर शाद साहब ने तो खुल के पब्लिकली ऐलान कर दिया कि जी मैं उनको वोट नहीं दूंगा। तो सिंध में मामला जो है वो शाह महमूद साहब तो गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, अदरवाइज शायद ये टिकट आपको चेंज करने पड़े सेनेट के। अब देखिए जी, बात यह है कि 2-3 दिन तो हैं इसमें फाइनल होने में और जाहिर है आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सामने आई। और फिर मैं कह रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट होता है रिजर्वेशन आती हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो बहुत बड़ी पार्टी है पीटीआई, कोई छोटी पार्टी है नहीं कि पहले जो एक ज़माना होता था जब 2 ही लोग होते थे और 2 ही लोगों को, तो अब तो पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। तो जाहिर है आवाज़ें तो आएंगी, उठती हैं, कुछ जायज़ होती हैं, कुछ वैसे होती हैं। तो बात वही है, मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल जो है सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो जिस तरफ भी बात जाए, लेकिन चीज़ वही होगी जो कि जाहिर है मुल्क के लिए बेहतर हो। फैसल जावेद साहब, मैंने थर्सडे से ये सेनेट वाले मामले पर कुछ मतलब सेगमेंट्स भी किए, काफ़ी ट्वीट्स वगैरह की, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस भी लिया, वो क्लिप्स भी देखे, बल्कि एक बलूचिस्तान वाला डिसीजन तो उन्होंने चेंज भी कर दिया। अब खैबर पुख्तूनख्वा में भी शायद 1-8 टिकट की बात हो रही है कि वो भी चेंज कर दिया जाए। तो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर जर्नलिस्ट लाइक अस के जो मेरिट पे और उसकी बात हम करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस पर फिर फैसला भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे यही है और आपसे भी यही है कि पहले ही ये फैसले ठीक क्यों नहीं कर लेते? मतलब व्हाई डोंट वी टेक राइट डिसीजंस राइट फर्स्ट टाइम? अब हो सकता है कोई राइट डिसीजन फर्स्ट टाइम आपके नज़दीक ठीक हो, किसी और के नज़दीक ठीक ना हो, और हो सकता है कि सेकंड डिसीजन आपके नज़दीक ना ठीक हो, किसी और के नज़दीक ठीक हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे क्या बात करें, क्योंकि हो सकता है पहले डिसीजन ठीक हुआ हो, बाद में ठीक ना हुआ हो, बाद में ठीक हुआ हो, पहले कईयों के एतबार से अपनी अपनी फीडबैक है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि आवाज़ उठी है और उसको कंसर्न को एड्रेस किया गया। आई थिंक लेट्स बी ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये तो अच्छी चीज़ हुई है और आपने उसको अप्रिशिएट भी किया। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल इसलिए किया है फैसल, अगर ये ना होता वो होता, अगर यूं कर लेते, पहले हमने पाकिस्तान में ऐसे नहीं देखा कि मीडिया में आवाज़ उठती है और प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या वाकई ये टिकट हमने गलत दिया है। मैं तो वो पॉजिटिव उसमें कह रहा हूँ कि वी आर ग्रेटफुल। देखिए एक खूबसूरत बात यह है कि वर्कर की आवाज़ सुनी गई है, और देखिए मैं खुद एक वर्कर हूँ और मुझे भी जब टिकट मिली थी तो पार्टी में बड़ी इस चीज़ की अच्छी मैसेज गई थी। इमरान खान साहब ने
हमेशा से यूथ को इनकरेज किया है, पार्टिसिपेशन दी है। अब हमारी कैबिनेट के अंदर देखें भरपूर नुमाइंदगी है यूथ की। मुराद सईद हैं, अली मोहम्मद खान है, शरियार अफरीदी हैं, बाकी 2-4 नाम और भी हैं जो कि यंग हमारे लोग हैं। केपी की असेंबली भरी हुई है यंग लोगों से, यंग कैबिनेट से। इसी तरह बाकी असेंबलियों में भी देख रहे हैं और सेनेट के अंदर भी। तो ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। और अभी भी हमारे जो उम्मीदवार हैं ज़्यादातर वो पीटीआई के पुराने लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, लॉयलिस्ट हैं। और सेनेट के अंदर अब हमारी तादाद भी आप देखेंगे बढ़ जाएगी। तो एक अच्छी तरफ जा रही है चीज़ें। और देखिए बाकी जिनको मौका नहीं मिला उनको कहूँगा कि देखें जी, मैं भी जब हम शुरू में हमें 3-4 बार हमने लगे रहे और डटे रहे। आगे बहुत सी चीज़ें होनी है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बहुत से मौके आगे भी आएंगे। और यही पार्टी पाकिस्तान का फ्यूचर है और पाकिस्तान की यूथ जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर। और इमरान खान साहब खड़े हैं यूथ के साथ। ठीक है फैसल साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अभी चूंकि एक बड़ी पार्टी इमर्ज होकर सामने आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में, तो चेयरमैन सेनेट इज इट ऑन द कार्ड्स के पीटीआई अपना उम्मीदवार सामने लाए? क्योंकि अभी तो संजानी साहब डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी चेंज होने वाला है आगे जाके? नहीं, ये तो अभी इस पे तो अभी बाद में बात होगी, क्योंकि इलेक्शन हो जाए सेनेट का और उसके बाद फिर होगी। ज़ाहिर हमारे इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों को भी हमने साथ लेके चलना है, तो वो तो खैर उस पे लीडरशिप के लेवल पे फैसले होंगे। एंड लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। फैसल जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इन्हीं मामलात पर उनसे करेंगे, क्योंकि हफीज़ शेख साहब हों या यूसुफ रज़ा गिलानी हों, उनके दरमियान जो मुकाबला है वो सिर्फ एक सेनेट सीट के लिए नहीं है, क्योंकि एक जंग की सूरत वो अब इस्लामाबाद में इख्तियार कर चुका है। एक तरफ पीडीएम की जमातें होंगी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी होंगे। तो पीडीएम क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे? क्योंकि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो जरदारी साहब का एक पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि तरीके अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। तो पीडीएम की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एहसन इकबाल साहब हमें जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं और इस बार मामला जो है वो सिर्फ सेनेट के इंतखाबात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पीडीएम की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से मुतफ़िका उम्मीदवार नामज़द करने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि सेनेट का ये इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन के लिए सियासी तौर पर इंतहाई अहम हो चुका है, जिसमें आने वाले सियासी मंजरनामे भी थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन हुकूमत के लिए परेशान कुन बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का एक ग्रुप, 10 लोग उसमें तकरीबन शामिल हैं, वो हफीज़ शेख को वोट देने पर रजामंद नहीं है। उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। मैं असम्बली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा, बैठ जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ही जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है। पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। अब तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप में 10 अरकान असम्बली शामिल हैं और इस ग्रुप के ज्यादातर अफराद जो है वो अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ना लड़ने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी जानिब सेनेट के टिकट्स पर खैबर पुख्तूनख्वा से पीटीआई के 4 MNAs शदीद नाराज हैं और ये मेंबरान जो हैं वो निजी महफिलों में हफीज़ शेख के खिलाफ वोट देने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा सिंध में भी अगर फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ू के टिकट्स कैंसिल ना किए गए तो 3 से 4 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हफीज़ शेख को भी वोट नहीं देंगे, जिसका नुकसान यकीनन हफीज़ शेख को होगा। इस तमाम मामले में MQM का किरदार जो है वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि MQM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सर नाराज़ रहती है। अब वोट वो हफीज़ शेख को देंगे या यूसुफ रज़ा गिलानी को, ये देखना होगा। इसके अलावा BNP मैंगल समेत कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के भी 2 वोट हैं, जो कवी इम्कान ये है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को पढ़ सकते हैं। ऐसे में हफीज़ शेख का मुकाबला यकीनन सख्त होगा, लेकिन असल में यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख तहरीक इंसाफ बमुकाबला PDM बन चुका है। क्या इस इलेक्शन के नताइज पर PDM तहरीक अदम एतमाद का फैसला करेगी? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म होने पर भी बात होगी।
एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुना है आप अपसेट की तैयारियां ऑलरेडी कर रहे हैं, जश्न भी शुरू हो गए हैं पीडीएम के कैंप में। देखिए, अपसेट तो खुद पीटीआई कर रही है। आप देखिए इस पूरे तनाजुर में, इस पस मंज़र में एक ऐसी जमात सामने आई है कि जो सेनेट के लिए अपने उम्मीदवारों का चुनाव भी सलीके से नहीं कर सकती। इन्होंने मुल्क की मईशत के या मुल्क के दीगर कॉम्प्लेक्स इश्यूज कैसे हल करने हैं कि अगर आप अपने पार्टी के टिकट भी ढंग से नहीं दे सकते, कहीं आ रहा है जी कॉस्मेटिक सर्जन है उसे दे दो, कहीं जो है हेयर ट्रांसप्लांट किया उसको दे दो, कहीं ये हमारा एटीएम है उसको दे दो। यानी कि वही जो मैं बार बार कहता था कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को नवाजने का प्रोग्राम है और इनकी अपनी पार्टी में रिबेलियन है। एहसन साहब, आप जो कह रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने सेनेट इंतखाबात के अपने टिकट्स दिए हैं उसकी वजह से गिलानी साहब जीत जाएंगे। देखिए ना, अब इतना वहाँ पे रद्द अमल है जिस किस्म के लोग ये मुसलत कर रहे हैं और ये जो तकाजा कर रहे हैं ओपन बैलेट का, ये किसी प्रिंसिपल के लिए नहीं है, किसी शफाफियत के लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो होती तो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब खुद अपनी निगरानी में हॉर्स ट्रेडिंग ना कराते। ये खौफ है उस बगावत का जो इनके अपने पार्टी में इनके फैसलों के खिलाफ हो चुकी है। ठीक। अच्छा, गिलानी साहब के लिए लॉबिंग जो है वो नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। एक तो सवाल ये, इसी के साथ ज़िमनी सवाल ये कि तहरीके इंसाफ के वो लोग जो नाराज़ हैं, मैंने तो आज के प्रोग्राम में कह दिया कि एटलीस्ट 10 का एक ऐसा ग्रुप है जो ये फैसला कर चुके हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ से नहीं लड़ना। आप लोगों के राब्ते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 10 बहुत कंजर्वेटिव नंबर है। हमारे कुलीग हैं असेंबली के अंदर साइड लाइन पे या हमसे मिलते हैं तो वो अपनी ये बात बरमला कहते हैं। अब तो ख़ुद उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में खान साहब के सामने कहना शुरू कर दिया है कि हम लोगों का सामना करने की पोजीशन में नहीं हैं। अब ये जहाँ पे जाते हैं लोग महंगाई का तज़किरा लेके बैठ जाते हैं, लोग बिजली के बिलों की शिकायत करते हैं। अच्छा एहसन साहब, अगर तो गिलानी साहब जीत जाते हैं तो एक क्लियर कट केस आ जाएगा, पीपल्स पार्टी कहेगी आए जीत अदम एतमाद करें, ये हमने दिखा दिया प्रूफ। देखिए, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं सेनेट के इस आउटकम का, इसके बाद फिर जायज़ा लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अदम एतमाद भी हो तो वो एक मीन्स होगा टुवर्ड्स अ न्यू इलेक्शन। क्योंकि मेरे अंदाजे में किसी भी लिहाज से इस असेंबली में ऐसे नंबर्स नहीं हैं कि कोई भी मुस्तहकम हुकूमत बना सके। आपको एक कॉबल अप करनी पड़ेगी ना, कोलेशन ही। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, सॉरी जवाब मुझे कंफ्यूजिंग ऐसे लग रहा है कि अगर तो गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या तहरीक अदम एतमाद पे जा सकती है पीडीएम? देखिए, तहरीक अदम एतमाद उसी की कीमत पे उसका एक सिनेरियो काबिल अमल हो सकता है कि जब आप उसे एक इलेक्शन के लिए मीन्स बनाएं कि आप तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए अगर एक नई इंटरिम हुकूमत ला सकें जो 3 महीने के अंदर इंतखाबात कराए। लेकिन नून लीग की तरफ से ये शायद हो कि ठीक है हम अदम एतमाद में आपका साथ देते हैं लेकिन 6 महीने में इलेक्शन करवाना। क्योंकि देखिए ना, इस अदम एतमाद का ये मकसद तो नहीं है कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत को बदल के एक और कमज़ोर सी हुकूमत लें। हमारे नज़दीक तो मुल्क जिस तेज़ी से स्लाइड कर रहा है, जिस तेज़ी से उसकी इकॉनमी तबाह हो रही है, फ़ौरन अब पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए एक मुस्तहकम सियासी ढांचे की ज़रूरत है। और वो कम अज़ कम इस नंबर्स के अंदर जो असेंबली में है वो नहीं बन पाता। वही एक स्टेटस को आप चला सकते हैं, उसका तो फ़ायदा नहीं है। लिहाजा जो भी हमारे नज़दीक सलूशन है उसका रास्ता एक नया इलेक्शन ही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत आए और ये मसले हल हों। ठीक है। ऐसा एक बात से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ जब फैसला आया तो मियाँ साहब का वो क्लिप अभी बार बार दिखाया जा रहा है कि जी एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें घर जाना चाहिए। अब अचानक ये क्या हुआ कि अब जी यूसुफ रज़ा गिलानी, अब अब्बासी साहब कह रहे हैं सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं और काबिल एहतराम है हमारे लिए भी, लेकिन उस वक्त आपकी पॉलिटिक्स ठीक थी या आज ठीक है? शेख रशीद साहब के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे, चौधरी बरादरान के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो ज़्यादा फितरी है, क्योंकि हमने मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत कर चुके हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक कोई इंतखाबी इत्तेहाद में हैं, हम एक दूसरे को लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्लेयर समझते हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि यही वो चीज़ है जिसको पीटीआई मिस कर रही है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जमहूरियत ये है कि हमें एक दूसरे को कबूल करना
और एक दूसरे के साथ मिलकर किसी बड़े मकसद के लिए काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। हम कम्पीट भी करें लेकिन साथ कोलैबोरेट भी करें। PMLQ और MQM उनसे राब्ते हुए हैं, कर रहे हैं या करेंगे? देखिए, जब आप इलेक्शन में आते हैं तो सबसे राब्ते करते हैं। जो वोटर है, हम जब हलकों में जाते हैं तो किसी वोटर को हम छोड़ते नहीं हैं। सब जमातों से भी राब्ता होगा, सब अरकान से भी राब्ता होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि PDM जो है इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसमें एहसन इकबाल साहब, नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे। उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और आपको पता है जो ऐलान ऑलरेडी देखे ना, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होना और उसको रिन्यू ना करना, ये इस बात की दलील है कि ये हुकूमत नहीं चाहती कि वो वापस आएँ और उनकी वापसी में रुकावटें खड़ी की जाएँ। एक तरफ तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम बरतानिया के वज़ीर आज़म को, मैं ख़ुद फ़ोन करूँगा, मैं अभी बस फ़ोन उठा के बोरिस जॉनसन से बात करने लगा हूँ, नवाज शरीफ को वापस भेजो। एक तरफ तो आप ये लोगों को तासुर देते हैं, दूसरी तरफ आप एक शख्स को ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी डिनाई कर रहे हैं और उसके लिए मुश्किल कर रहे हैं कि वो वापस आए, वतन वापस आए। और देखिए, इससे भी हट के ये मुल्क का सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये अपनी सियासत कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, लेकिन बाहर की दुनिया क्या समझती होगी कि एक मुल्क का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है और उसको अपना मुल्क इस तरह बेवकत अगर कर रहा है तो उससे नवाज शरीफ साहब की शायद शख्सियत पे इतना असर नहीं पड़ेगा बुरा, जितना वो हमारे मुल्क के बारे में बाहर की दुनिया को ये मैसेज भी आपकी अपनी गवर्नमेंट से जा रहा है कि ही इज़ अ कन्विक्टेड मैन। यहाँ पे उनकी सज़ा वो काट रहे थे, यहाँ से बीमारी के बहाने पर वो बाहर गए और 90 दिनों के लिए, कितने दिनों, 5 वीक के लिए गए थे और साल से ऊपर होने वाला है। तो ये भी तो जी, उनको ये मैसेज भी जा रहा है कि इसी हुकूमत ने भेजा था उन्हें और बरतानिया ने उनसे इस्तफसार किया था कि क्या ये आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और इस हुकूमत ने कहा था कि हम बरज़ा और रग़बत उन्हें भेज रहे हैं। तो इसलिए उनको ये भी पता है कि इस हुकूमत ने बरज़ा और रग़बत भेजा है। उन्हें अब वापस मांग रही है या नहीं बरतानिया? देखिए, ये जो पासपोर्ट कैंसिल करने का मकसद तो ये है कि ये नहीं चाहते कि वो वापस आएँ और वो उधर ही रहें। शायद ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब भी वापस आएंगे तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, लेकिन जब भी उनके डॉक्टर्स उनके इलाज के और सेहत के हवाले से उन्हें सर्टिफिकेट देंगे वो ज़रूर वापस आएंगे। और एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के वतन वापस आ गया जेल जाने के लिए, तो उसे इनके कानून से तो कोई खौफ नहीं हो सकता। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना, एहसन इकबाल साहब नून लीग के मरकज़ी रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल हैं और एक दफ़ा फिर इस बात का उन्होंने यहाँ पे खुलकर ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के जैसी ट्रीटमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो वो यहाँ पर अवाम के दरमियान होंगे। अब देखना ये है कि उनकी ट्रीटमेंट कब होती है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।